हेलो एवरीबॉडी। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम डॉक्टर प्रतीक गर्ग है। वो एक ईएनटी सर्जन है, स्कल बेस्ड सर्जन है, गले और नाक के और कान के। तो उनसे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन फुटअप करेंगे जो एक डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमें फेस करनी पड़ती है, एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है। वो सब इनसे पूछेंगे हम लोग आज। हाय सर। सर हमारा हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जब आप अपने इनिशियल स्टेज में थे, 10th 11th 12th क्लास में थे, तब आपने सोचा था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? टू बी फ्रैंक, एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था आई वाज अराउंड 14 ईयर्स 15 ईयर्स मे बी। बहुत छोटा था। और मेरे टाइम पे जब मैंने 12th की थी तो मैं अंडर एज के लिए एक बार तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सो एट दैट टाइम उतनी समझ नहीं थी कि आप क्या बनोगे। बट ये होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में दिखाते हैं, घर पे कोई आता है, पढ़ाई में आप हमेशा क्लास में टॉपर रहे हो। तो एट द टाइम व्हेन आई वाज दिस सेलेक्टिंग फॉर द ब्रांच कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर बनेगा ये तो। एंड लकीली मेरे मामा एसएमएस में ही डॉक्टर थे, हमेशा बचपन से उनको देखा है, तो थोड़ा क्रेविंग रहता था। एंड प्लस पापा का भी इंटरेस्ट रहता था। हम्म। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तब आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? वेल मेरा बचपन जो है 13 ईयर्स तक, दैट हमारा एक होम टाउन है, वहां पे निकला। तो वहां पे इतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी। बट माई पेरेंट्स दे बोथ आर वेरी एजुकेटेड, और मम्मा वॉज वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टडीज। तो इसलिए पहली बार मैं बोर्डिंग में गया था पढ़ने के लिए बाहर। और बोर्डिंग में ऐसा होता है कि सबसे पहला जो होता है कि आप घर वालों से दूर हो, प्लस बोर्डिंग के अंदर कुछ अलग गैंग अप चल रहा होता है, थोड़ा सा टॉर्चर हैरेसमेंट भी होता है। बट दैट मेक्स यू लर्न हाउ टू बी स्ट्रांग इन लाइफ। लेकिन वही है कि पूरा सिस्टम एक टाइम टू टाइम होता है। 5 बजे उठना है, देन यू हैव टू गो फॉर द एक्सरसाइज, आपको बाहर जॉगिंग करनी है, योगा करना है, देन क्लासेस के आवर्स फिक्स है। प्लस आप एक एम्बिशन लेके भी बैठे हो कि आपको डॉक्टर बनना है। तो बहुत टाइम है, बहुत कुछ करना पड़ता था। बट ये है कि फोकस्ड रहना पड़ता था। डिफिकल्टीज एज ऑफ नाउ, बचपन से इतनी मार खाई है कि पढ़ाई के लिए तो अपने आप होने लग गई थी। एंड उसके बाद में कंपटीशन रहता था, हेल्दी कंपटीशन। फेलो कलीग्स जो हैं, अच्छा इसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसने ज्यादा पढ़ाई कर ली है, मुझे और पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे पुश देता रहता है। सो आई गेस हेल्दी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, इफ यू वांट टू डू टॉप, तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए अपने फेलो कलीग से। उससे आप और मेहनत भी करते हो और आप प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करते हो। सर आपने नीट में आपकी क्या रैंक आई थी? वेल आई वॉज ऑलवेज इन टॉप 1000 इन इंडिया। इंडिया में मेरा जब भी मैंने एग्जाम दिया, भगवान के दया से आई वॉज ऑलवेज इन टॉप 1000 में मैं रहता ही था। और उसके अलावा मैंने बायो और मैथ्स दोनों एक साथ चूज किया था। और बाय गॉड ग्रेस मेरा सेम ईयर में आईआईटी और पीएमटी दोनों ही क्लियर हुआ था। अच्छा, आईटी पीएमटी दोनों हमने क्लियर किया था। दोनों मेरा क्लियर हुआ था। एंड बिकॉज आई वॉज इन बिरला पब्लिक स्कूल, जहां से मैंने बोर्डिंग की, मुझे बिट्स भी उसी से डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा था। सो मेरी थाली में उस वक्त 3 खीर की कटोरियां थी, बड़ी बड़ी। हाँ बड़ी बड़ी। बट माई फादर वॉज इन मेडिकल बिजनेस, सो आई ऑप्टेड फॉर मेडिकल लाइन। ठीक है सर, आपने जब नीट का पेपर दिया था तब इतनी डिफिकल्टीज शायद तक आज के अकॉर्डिंग नहीं होती। एग्जाम्पल देते हैं आपको हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या है, नीट पेपर में एक बच्चा जो होता है 10th 11th 12th वो पढ़ता है, ठीक है, फिर वो कॉलेज कुछ इंस्टीट्यूट जाता है, वहाँ पढ़ता है। उसके बाद वो पूरी प्रिपरेशन करता है, अच्छे से एकदम हसल करता है, पेपर देने जाता है उसके। और जब ये आपने सुना होगा, जब बच्चे का पेपर होता है तो माँ बाप का ही पेपर होता है, क्योंकि वो भी ट्रेन हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जब वो पेपर देने जाता है, पेपर उसका अच्छा गया, जब वो आता है घर पे, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा हो जाएगा एंड आई विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। और आपको पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो गया, ठीक है। तो इसको एक बच्चा जो होता है वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जा सकता है कि यार इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी और पेपर लीक हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट लैक है या फिर एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लैक है, क्या लैक है इसमें? सर ये एक्चुअली बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इज वेरी टफ जॉब। हम लोग ऑलमोस्ट डॉक्टर बनने के लिए पर डे में 16 आवर्स का आपका मिनिमम स्टडी आवर्स रहता है। बाकी के 8 घंटे में अपना स्लीप भी मैनेज करते हो, अपना फूड भी मैनेज करते हो, एंड यू डू अदर स्टफ। 16 आवर्स डेली पढ़ने के बाद में पेपर अच्छा गया, इवन आपकी फैमिली, मदर, बिकॉज मैं रात को 1 बजे तक पढ़ रहा हूं तो मम्मा मेरी जगी हुई हैं, चाय कॉफी चाहिए, इसका डिप्रेशन में तो नहीं आ गया। देन अगेन आई हैव टू वेक अप एट 5 बजे उठ के फिर से मुझे पढ़ना है, तो मम्मा 4 बजे उठ जाएंगी, अपना स्केड्यूल करके इसको कुछ खाने को दे दूं। तो हम जितनी मेहनत करते हैं मेडिकल में, हमारे पेरेंट्स उससे कई ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और हमारी मेहनत तो सबको दिख जाती है, उनकी हिडन मेहनत शायद पिक्चर में ही नहीं आती है। तो इतना फैमिली की मेहनत, आपकी मेहनत, वो लेवल ऑफ स्ट्रेस, वो बुक्स इतनी टफ, वो समझ में नहीं आ रहा है। देन इतने घंटे पढ़ाई, सारी दीन दुनिया, शादी ब्याह, एवरीथिंग जो है हम लोग उसको त्याग देते हैं एक तरह से।
उतने एफर्ट्स के अंदर सडनली पता चलता है पेपर आउट हो गया। तो यार ये तो बहुत बड़ा लैकिंग सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का, अगर ऐसा पेपर आउट हो रहा है हमारी हेल्थ एजुकेशन सिस्टम का। क्योंकि अगर मैनेजमेंट आपके हाथ में है, फिर वहां से कुछ लेक्यूना मिल रहा है किसी को पेपर आउट करने के लिए, तो हेल्थ केयर सिस्टम ही फॉल्ट में ही है। जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर जिस एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट हो रहा है वहां डायरेक्टली जाए, उसकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे। करेक्ट। सो और आप इमेजिन भी नहीं कर रहे उस बच्चे ने क्या अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना पूरा वक्त दिया है उसके लिए, और सडनली बिकॉज ऑफ आपके कुछ पैसों की कमाई के लिए, आपके फ्रॉड के लिए आपने पूरे देश का भविष्य खतरे में डाल दिया। फिर आप उन जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट उनको आगे लेके आ रहे हो, आप क्या उम्मीद करोगे उनसे? क्या ट्रीटमेंट वो देंगे? क्या वो स्किल्स उस लेवल के डेवलप कर पाएंगे जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट, जो एक मेडिकल, बिकॉज मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ है। इवन लगता है हमने गूगल पे देख लिया इस बीमारी का ये इलाज होता है, करो यार। एक बीमारी आती है तो मेरे दिमाग में 1000 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं कि पहले इसको रूल आउट करो, इसको रूल आउट करो। द मोमेंट पेशेंट एंटर इनटू द ओपीडी, हम आधी चीजें तो उससे जज कर चुके होते हैं कि ये पेशेंट को ये कंप्लेंट से आने वाला है। मैं आज आवाज देख के, आवाज की क्वालिटी सुन के बता सकता हूं कि घाव छाती में है, वोकल कॉर्ड्स में है, गले में है, मेरे को आइडिया लग जाता है। पर नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट जहां पे आएगा वो कहां से वो समझ ला पाएगा? सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव को ही खोखला कर रहे हैं। और उन माँ बाप पे सोचो यार, उन बच्चों पे सोचो क्या बीतती है यार। एग्जाम की रात पूरा पढ़ के दिया, फिर से एग्जाम दो। सर ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, ये सब समझते हैं, ठीक है, जो पेपर दे रहा है वो सब समझ रहे हैं, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट जो है वो इस पे क्यों वर्क नहीं कर रही है? सो द ओनली आंसर जो मुझे लगता है इज करप्शन। चंद पैसे के लिए, चूंकि आप पेपर बेचोगे उससे हमें करोड़ों रुपए मिल जाएगा। कुछ जो वेल सेटल्ड फैमिलीज है जिनको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, लेकिन उनको मालूम है मेरा बच्चा उस लेवल पे डिजर्विंग नहीं है, या वो उतनी मेहनत, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो पैसा खर्च करेगा। बाजार में गए, ये जो बिचौलिए होते हैं इनको पैसा दिया, करोड़ों में पेपर बेच के खरीद दिया, बच्चे को रटा दिया वही आंसर, और वही बच्चे ने उस एग्जाम में परफॉर्म कर दिया, टॉप मोस्ट रैंक आई। तो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट तो टॉप पोजीशन पे आपने बैठा दिया, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट वो बेचारा रोता प्यासा, आधे लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए, साल भर तक वो साइकोथेरेपीज ले रहे हैं। आप देखो तो सही किस लेवल का टॉर्चर कर रहे हैं वो। तो आपने अपनी भूख मिटाने के लिए कितनों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। सो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। ठीक है सर, अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने पेपर दिया, अब मैं कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरा अच्छा कॉलेज में चला गया, वहाँ पे ना रैगिंग बहुत होती है सर, स्पेशली मेडिकल कॉलेज में बहुत एक्सटेंड लेवल पे वो रैगिंग करते हैं। एक आप नॉर्मल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ इतनी रैगिंग नहीं होगी, वहाँ पे बहुत रैगिंग होती है। और बच्चा जब जाता है, एक तो अपने घर से छूट रहा है, ठीक है, पहली बात तो जो उसके पेरेंट्स हैं उससे दूर गया, उसके बाद फिर वहाँ पे नए नए दोस्त बनाता है, ठीक है, दोस्त बनाता है, टीचर्स अलग होते हैं, कोई उनको चिल्ला रहा है, बहुत काम बहुत सारा है पढ़ने को। अब नीट की ये होता एस्पिरेंट जो होता है वो पढ़ता रहता है जिंदगी भर, उसने यहाँ तक पढ़ा, 12th पास करके नीट पेपर दिया, वहाँ तक पढ़ा, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके वहाँ पढ़ा उसने, तो वो पढ़ता रहता है। तो जब वो जाता है और उसको रैगिंग उसके बाद लोग करते हैं, तो उसके लिए जो फील होता है, उसके लिए कुछ लॉज निकलने चाहिए। लॉज ऑलरेडी है वैसे रैगिंग के लिए, बट फिर भी होती है, तो उसको कैसे स्टॉप करें हम लोग? सी आई टेल यू, फर्स्टली हम ये जानते हैं रैगिंग एक्चुअली शुरू कैसे हुई। रैगिंग का पहले बेसिक कंसेप्ट था, बिकॉज मेडिकल में पढ़ाई करते हैं तो पूरी जिंदगी पढ़ाई की है, हमने सोशल ज्ञान तो सीखा ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां पे हमारा खुद का सोशल लाइफ है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, बाहर की लाइफ है। तो रैगिंग का कंसेप्ट था कि मेडिकल में आपको जब प्रैक्टिस करनी तो जिस लेवल का स्ट्रेस आप पे आएगा भविष्य में, पहली चीज आप पे वो थोड़ा सीनियर्स आप पे स्ट्रेस दे ताकि आप उस काबिल बनो कि आप उस स्ट्रेस को झेल पाओ। और दूसरा, आपने सिर्फ किताबें रटी हैं, सोशल जो लाइफ है, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया आपको कैसे परेशान करेगी, उससे आपका थोड़ा इंटरेक्शन हो, उसलिए वो कंसेप्ट शुरू हुआ था। बट ग्रेजुअली इसके जो एडवांटेज है उसको दरकिनार करके सीनियर टू सीनियर जो आते गए, उन्होंने उसका डिसएडवांटेज शुरू कर दिया, सर टॉर्चर करना। लाइक ऑब्वियस है ना, ये तो अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अगर ये चीज स्टार्ट करी है, कुछ भी गलत चीज में बहुत करने मजा आता है, हम लोग ये मानते हैं, ठीक है, कुछ भी आप गलत चीज करोगे ना आपको मजा, पहले बहुत मजा आएगा, आपको पता होता है गलत है, बट आपने जब आप बोल रहे स्टार्ट रैगिंग इसलिए की थी कि है ना उसको जो आगे के ट्रॉमेटिक आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। सर ये तो बिल्कुल, फिर तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें ट्रॉमेटिक होती है, तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि रैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वी आर नॉट जस्टिफाइंग। एक माँ बाप अपने बच्चे को चलना कैसे सिखाते हैं? अगर मैं जिंदगी भर उंगली पकड़ा रहूंगा तो चलेगा? 4 बार मुझे उसे खुला छोड़ना पड़ेगा, और 4 बार गिरेगा तो 5वीं बार चलेगा। सो द कंसेप्ट वाज दैट
लेकिन अभी डिसएडवांटेज ये हो रहा है, सीनियर अपने जूनियर को मजे ले रहे हैं, मैं पढ़ाई की स्ट्रेस आ रहा है, चलो उसके मजे ले लेते, उसको बुलाओ। देन वो टॉर्चर में शुरू हो गया, मेकिंग देम न्यूड, बीटिंग देम, कुछ भी कर रहे हैं आप, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है बहुत गंदे तरीके से, सड़क पे बेइज्जत करना होता है, ह्यूमिलिएट करना होता है। अब फर्क पड़ता है यार, वो बच्चा जिसने पढ़ाई किया, अच्छे फैमिली से निकल के आया, माँ बाप के प्रोटेक्शन में रहा, सडनली ही इज सो वल्नरेबल। इसीलिए होता है मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पंखे पे लटक गए, दैट इज वेरी सैड। डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, ऑल दैट, दिस इज वेरी सैड। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए भी हैं रैगिंग को रोकने के लिए, और पहले के मुकाबले बहुत बेटर हुई भी चीजें कुछ जगह। और लेकिन इसके लिए जूनियर्स को भी समझना पड़ेगा, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें हमारी वॉइस रेज करनी है, नो दिस इज रॉन्ग, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। और कई बार बच्चे एज फार एज आई फील नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि तुझे डॉक्टर बनना है, हमने इतना पैसा लगाया, इतने साल तूने मेहनत की, जो प्रेशर है ना, उसलिए बच्चा वो टॉर्चर झेल लेता है। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहती है कि उतना प्रेशर मत डालो कि उसके साथ वो कुछ गलत हो रहा है वो बोल ही ना पाए। सर बच्चे जो होते हैं, आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है, मैंने जो नोटिस किया है, क्या हो रहा है ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझसे ना इंडियन का एजुकेशन सिस्टम समझा नहीं, तो मैंने क्या करा, बाहर का पेपर, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में प्राइवेट दिया मैंने, और बाहर जो रशिया यूक्रेन है वहाँ पे वो 30 लाख में MBBS हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, 30 लाख रुपए देके यूक्रेन या वहाँ करने चल जाता हूँ, फिर वहाँ से हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये बैरियर है क्या, कि है ना, मतलब कि वो लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे, इंडियन लोग ही यहाँ नहीं रुक रहे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? डेफिनेटली बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। 1 करोड़ में तो आजकल MBBS भी नहीं होता। इफ यू गो टू प्राइवेट कॉलेज 1.5-2 करोड़ ऐसे खर्च हो जाते हैं। और जब आप एक MBBS डॉक्टर बन के बाहर फील्ड में आते हो, व्हाट इज द पे स्केल? 30,000, 40,000, 50-60, मैक्सिमम 1 लाख। दिल्ली में चले जाओ तब जाके 70-80 हजार, अदरवाइज जयपुर में 40,000, 50,000 मैक्सिमम। 2 करोड़ का इन्वेस्ट करके मैं ब्याज की गणित लगाऊं तब भी यार बहुत कम है। और वो लेवल का स्ट्रेस वो जो हुआ है, वही सेम डिग्री मैं बाहर कंट्रीज में जा रहा हूं, आधे से भी कम पैसे में हो रही है, मैं तब भी डॉक्टर कहलाऊंगा। अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स का उतना फंड्स ही नहीं है अगर, तो वो कहां से करेंगे? इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। तो ये इंडियन सिस्टम का ही ड्रॉबैक है कि हम हमारे ही टैलेंट को बाहर भेज रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने करप्शन करा, हमने उसमें इतना सारा फंड्स हमको विड्रॉ करने, तो हमने इतना महंगा करा के मेडिकल सिस्टम। समझ गया, ठीक है। और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अच्छा। आज मैं ये मानता हूं इंडियन डॉक्टर्स, सर्जन, फिजिशियन जो भी हैं, मुझे लगता है हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है शायद वर्ल्ड क्लास है। मैं आज मेरे कई फ्रेंड्स है यूएस में, यूके में, उनका भी वो लेवल का एक्सपर्टाइज दिया जो आज इंडियन डॉक्टर्स के पास है। टॉर्च लाइट में यार मैं ऑपरेट कर देता हूं कई बार, फैसिलिटीज नहीं है तो भी। वी नो आवर डिजीज सो इन ए बेटर वे कि आज हम घबराते नहीं है, हम रोज के 1000 पेशेंट देख के भी चिल आउट रहते हैं और सबको ठीक करते हैं। गलती से 5 केस निकलते हैं, वहां पे दिन के 50 केस देखते हैं, उनमें भी 5 फेल हो जाते हैं। आप रेशियो कंपेयर करो ना, तो 1000 में मेरे 5 ठीक नहीं हो रहे, वहां पे 50 में 5 ठीक नहीं हो रहे, हु इज बेटर? ट्रू सर, ये तो मतलब कि गैप तो इसमें भी है। फिर जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे हम, कि जैसे आप एक जनरल कैटेगरी में जो लड़का आता है उसके लिए इजीएस्ट वे बिल्कुल भी नहीं है एक, कहीं भी अगर वो सिविल सर्विस के साथ कर रहा है तो उसमें भी वो उसको बहुत कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पीएमटी में कर रहा है वहाँ पे भी उसको आरक्षण मिल रहा है, हर चीज़ आरक्षण जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन, वो मिल रहा है। तो उससे जो आप फॉर एग्जांपल आपकी AIR आई है 300 और किसी की AIR आई है 1000, आप दोनों बराबर हैं, सेम सीट पे बैठे हैं हम दोनों, तो उस वक्त स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि यार वो टीज हो रहा है ना, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट। अच्छा, मैं टॉप 1000 में हूं, मेरे साथ का लड़का है जो कैटेगरी वाला था, जिसको रिजर्वेशन का फायदा था, हिज रैंक वाज 50,000 प्लस। 50,000 प्लस, अच्छा ठीक है, 51,260 समथिंग, 70 समथिंग लाइक दैट। 1000 के अंदर और 50,000 से ऊपर, बहुत वी बोथ गोट द सेम कॉलेज। हम दोनों को वो मेरे कहीं बराबर नहीं आ रहा अगर हम एजुकेशन वाइज देखा जाए, जो मैंने एग्जाम में क्रैक किया, जितने मार्क्स मिला, बट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन हम दोनों को सेम थाली सब हुई। उसका एटीट्यूड क्या रहता था? हम बोलते हैं कि आजकल उनको हम टीज करते हैं, जनरल कास्ट वाले टीज करते हैं, उल्टा हो रहा है। सुमित तुम पढ़ते रहो, तुम जनरल कैटेगरी वाले, मेरा क्या, मैं तो आरक्षण से उठा लूंगा, पापा को मिला इसको उठा। ही यूज्ड टू टीज बिकॉज ही नो इंडियन सिस्टम जो अभी है, जो आरक्षण है, जैसे रैगिंग शुरू हुआ था जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, तो आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, उससे ज्यादा का उसका प्लान ही नहीं था। वो इसलिए था ताकि जो पिछड़े हैं वो आगे आ जाए, बराबर में आ जाए। उसको पॉलिटिक्स ने अपने वोट बैंक के लिए इस तरह यूज किया कि आज जो टैलेंट है वो तो पीछे चला गया, और जिसमें सक्षम ही नहीं उसको धक्के मार मार के आगे किसका रहो। इसीलिए तो इंडिया का हाल, हम चाह के भी वो लेवल अचीव नहीं कर सकते जो यूएस ने इतनी जल्दी कर लिया। लग भी रहा है आपके गुस्से से, लग भी रहा है कि आपको है। See man, when you go through that, I belong to general category.
आई बिलोंग्स टू बॉय लाइक साला लड़का और जनरल, नो रिजर्वेशन। मतलब एक तरफ मुझे मालूम है मुझे उस कैटेगरी वाले को, रिजर्वेशन वाले के लिए वो 50 मार्क्स ला रहा है तो मुझे 500 लाने पड़ेंगे, तब जाके हमको सेम थाली सर्व होगी। क्यों? प्रॉब्लम तो सर ये है, बट तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, तो बस गवर्नमेंट आती रहेंगी, गवर्नमेंट खुद के फायदे के लिए लड़ती रहेंगी एक दूसरे से। और सर टू बी फ्रैंक, मोदी जी आए थे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस पे भी कुछ होगा, नहीं हुआ। बट अगेन आरक्षण वाला इतना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है कि ये चाहके भी नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट गिर जाएगी इनकी। ग्रेजुअली होगा, भविष्य में हो जाए तो बहुत बेटर है, पर बहुत जरूरत है। अदरवाइज इंडिया में आज मेरे कितने फेलो कलीग्स हैं जो वाकई में टैलेंटेड है, देयर नोबडी वांट्स टू वर्क टू इंडिया। इवन आई हैव दुबई लाइसेंस, आई कैन वर्क इन दुबई। मेरा प्लान हो गया था यार, यहाँ पे घिस पिट के जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूं वहां पे मैं इससे 10 गुना करूंगा, बेटर लाइफ जीऊंगा मैं, क्यों मैं यहाँ पे घिस रहा हूं? ट्रू। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो लोग चले जाते हैं बाहर, आधे लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? दैट इज अ रीजन। अभी ना यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था, तो यूक्रेन में कुछ इंडियंस थे ना जो पढ़ रहे थे वहाँ पे। मेरा एक दोस्त भी था जो वहाँ पे पढ़ रहा था, एंड जब पता चला कि भाई इंडिया वापस आना है, अब वो एमबीबीएस कर रहा है वहाँ पे, जब वो यहाँ पे आ रहा तो न्यूज़ आई कि जो वहाँ के पढ़ रहे हैं ना, एमबीबीएस कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे उस डिग्री की। तो ऐसा क्यों? उसने तो वहाँ पढ़ाई करी है, और यहाँ पे आके कोई ऐसा कोई एग्जामिनेशन ले लो उनका कि यार एग्जामिनेशन ले लिया आपने और उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करने दिया। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी, एक एजुकेशन सिस्टम है। हमें नहीं मालूम कि यूक्रेन का हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो हमें लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए उसको मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमसे पीछे हैं, बट वी डोंट नो कि क्या है वहां पे इंडिया में जो एक्सपर्टाइज चाहिए, जिस लेवल का मुझे इंटेलिजेंस चाहिए एज ए डॉक्टर्स में, अगर वो मिसमैच हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने देखा होगा कि भाई वो कहीं ना कहीं वहां से जो आ रहे हैं वो इतना कम्युनिटी को उतना बेटर सर्व नहीं कर पा रहे। सो मे बी दैट इज अ गवर्नमेंटल डिसीजन। बट अगर मैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो उनके लिए तो अन्याय है। उन्होंने अपनी लाइफ में पैसा भी खर्च किया, पढ़ाई भी की, एंड आफ्टर दैट मालूम चला अपने ही देश ने अब मुझे निष्कासित कर दिया कि मेरी तेरी डिग्री वैलिड नहीं है। नहीं सर, ये अगर आप देखें एज अ पेट्रियोटिक देखें ना आप, तो अपमान नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए अगर जब आपको था कि इंडिया में कर लो आप, तब आपने किया नहीं, ठीक है। इंडियन अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि कम है सर, आई फील इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप डिजर्विंग हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकते हो ना, अगर आप डिजर्विंग हो तो आप पेपर तो क्लियर करो, आप करो पेपर। बट आप क्योंकि क्लियर नहीं कर पाए, अब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे इंडिया में, इसलिए आप बाहर जा रहे हैं। एंड देयर मे बी द रीजन हम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि हमने डिजर्विंग को पीछे कर दिया, आरक्षण में नॉन डिजर्विंग को आगे कर दिया। हाँ, ये भी एक रीजन। दूसरा, हमने पेपर लीक करा दिए, जहां मेरे चांस था सिलेक्शन के, वहां नहीं मिला। थर्ड, आपका यहाँ का अगर प्राइवेट में आप एडमिशन लेते हो तो जितना आपने महंगा कर रखा है बाकी जगह सस्ता मिल रहा है। आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स मुझ पर खर्चा कर रहे हैं, उनकी जो लिमिट है मैं उसी के अकॉर्डिंग खाऊंगा ना। मैं भी ताजमहल में रोज खाना चाहता हूँ, ताज होटल्स में, बट मेरे पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर पाएंगे देन ओनली आई कैन ईट ना। अभी तक मैं वर्किंग नहीं, उस लेवल पे नहीं हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं, लेकिन हम वो सिस्टम भी तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि वो बच्चा बाहर ना जाए। तो ये तो लैकिंग मानना पड़ेगा ना। ठीक है सर। ठीक है। अभी ना आजकल बहुत केसेस आते हैं, अखबार आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, या फिर कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो कोटा में सुसाइड कर ली किसी ने, किसी कॉलेज में सुसाइड कर ली। इनफैक्ट अभी एक कॉलेज है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे 7 दिन में 3 बार 3 बच्चों ने सुसाइड कर ली सर। तो ये सुसाइड इतने लोग कर क्यों रहे हैं? क्या ये पेरेंट प्रेशर है? क्या ये एजुकेशन प्रेशर है? ये प्रेशर किस चीज़ का है? सोशल प्रेशर है, एज फार एज आई बिलीव, व्हिच इज माय परसेप्शन। मेरा बच्चा बचपन से ही, मेरी बेटी फर्स्ट आती है, मेरा बेटा फर्स्ट आता है। फर्स्टली पेरेंट्स का भी होता है कि आसपास में अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में होड़ लगी है कि मेरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है या आपका बच्चा। हम ये भूल जाते हैं कि मेरा हर बच्चा यूनिक है। ऊपर वाले ने उसको किसी ना किसी टैलेंट से नवाजा है, मैंने सिर्फ जो मुझे चाहिए उसी टैलेंट को कुरेदना है। अगर भगवान ने मुझे फुटबॉलर बनाया वर्ल्ड का बेस्ट, एक कहावत है, यू कांट जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री। अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए आप फोर्स करोगे, वो नहीं चढ़ पा रही, आप उसको फेलियर बोलोगे, इट्स योर फॉल्ट, यू आर फेलियर नॉट हर, बिकॉज उसका टैलेंट डिफरेंट जगह है। तो प्रेशर जो क्रिएट होता है बच्चे पे, उसे मालूम है मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन पापा मम्मी घर वाले सोशल ये वो और फ्रेंड्स में भी, यार उसका बच्चा इंटेलिजेंट है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे से आगे निकल गया। पर सुसाइड से तो बेटर ही है कि आप अपने पेरेंट्स को बोल दो। इन दी एंड क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपका जो डिग्री आपने 2nd 3rd ईयर में आप कर रहे हैं, पहुंचे हैं,
वो हट जाएगा, कुछ और आपके लिए बेटर होगा, है ना? एग्जैक्टली। तो आप अपने घर वालों को क्यों फोन नहीं कर पाए? ऐसा क्या डर रहे हैं कि वो घर वालों को फोन करेंगे डांटेंगे? ज्यादा से ज्यादा माँ बाप तो सर मान ही लेते हैं। सर बहुत लोग बता भी रहे हैं, मेरे बस का नहीं है, टाइम हैज चेंज। इवन आजकल के जो यंग्स मैं देख रहा हूं, हम में शायद उतनी हिम्मत नहीं थी जो आज आप लोग बोल पाते हैं। सी थोड़ा गैप है जनरेशन 7-8 साल का जो भी। सो आप लोग बड़े खुल के बोलते नहीं मुझे ये करना है, आई लाइक दिस। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था हमें पसंद क्या है क्योंकि भाई ने ये किया है, ताऊ जी के बच्चे ने किया है। सो एक होता था भेड़ चाल ज्यादा सिस्टम होती थी। बट टाइम हैज चेंज, इवन पेरेंट्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि हमें अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना है। आजकल तो ये भी डर आ गया पेरेंट्स में कि ये मेरे साथ रह ले वही बहुत है, ज्यादा फोर्स करूंगा तो भाग जाएगा। सो इट हैपेंड। बट एज अ कम्युनिटी दोनों को ये समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी प्रेशर डालने से पहले, कि उसकी कैपेबिलिटीज को पहचानो कि वो क्या है, वो किस चीज में बेटर है। एज फॉर आई टेक माई एग्जाम्पल, बायो मैथ्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस में अच्छा हूं। मेरे मैथ्स में दोनों बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 है 10th में। स्टिल आई ऑप्टेड फॉर बायो क्योंकि पापा का मेडिकल का काम था। तो वो तो सपोर्ट मिल रहा है Confusion. सर। एक क्वेश्चन इसी से आता है ना कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर ही क्यों बनते हैं? सर मैंने क्या है, किसी बिजनेस में मेरे 15-20 साल लगा दिए, हाँ। अब उस इंडस्ट्री को ग्रो कर दिया, तो मेरे बच्चे को कुछ हिस्सा तो पका पकाया मिलेगा। अच्छा। अब मैं फिर से उसको इट्स नॉट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज आप किसी टैलेंटेड को पीछे करके किसी अनटैलेंटेड को आगे भेज रहे हो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। मेरे बच्चे के लिए मैं करूंगा, ये नेपोटिज्म है, मेरे बच्चे के लिए प्यार है। और मेरा बेबी कहां एक्सपेक्ट करेगा, और माँ बाप से तो एक्सपेक्ट करेगा कि उन्होंने जो अर्न किया है वो मुझे मिले। बिल्कुल सर। सो हाउ दिस इज नॉट नेपोटिज्म, दिस इज डेफिनेशन इज रॉन्ग। समझ गया सर। बट द थिंग इज, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर इसलिए भी सर, मेरे पास सपोज मैं ओपीडी पिछले 20 साल से रन कर रहा हूं, मेरा क्लाइंटेज बन गया 100 पेशेंट पर डे का, उतना मेरे पास फुटफॉल है। अगर मेरा बच्चा सेम फील्ड में आता है तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा ना, उसके लिए एक बेस बन गया। जैसे यार बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना भी चाहिए सर, एक्टर का बच्चा एक्टर, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस चीज को ट्रेन दे सकते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट उस काम में आ जाते हैं। तो ठीक है सर। अब सर हम लोग ना पॉडकास्ट को थोड़ा ना हैवी करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे आज मेंटल हेल्थ के बारे में। आजकल का ना रिलेशनशिप बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्यों इतने शॉर्ट टर्म हो गया है? लाइक एज इन मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ में ना सही 2-3 साल सही चला, अरेंज लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, 2-3 साल सही चला, उनका डाइवोर्स तक बात आ जाती है। अब लड़का जो होता है वो डरता है क्योंकि वो डाइवोर्स लेगा तो जो लड़की है वो उस पर कुछ भी करेगा, केस लगा सकती है एंड उसकी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है, लड़की के नाम पे। लाइक फेमिनिज्म इज गुड, बट अभी ओवर फेमिनिज्म को बहुत लोग गलत लेके जा रहे हैं। तो वो कैसे सॉल्व करें हम इस चीज को, और ये क्या गुजरना पड़ता है एक आदमी को उस चीज से? सी बहुत सही तुमने सवाल पूछा वैभव। मेरे ओपिनियन में, या जो मैं देखता रहता हूँ सोसाइटी के अंदर, हम जहां रहते हैं आसपास इतने किस्से होते रहते हैं, व्हाट आई फेल्ट इज मेरे सीनियर से मेरे कलीग्स शादी से डरने लगे हैं लड़के। ये मुझे जो लगता है ना, स्थिति आप लोगों ने जितनी देखी उससे बहुत भयानक हो चुकी है। ऐसे भयानक हो चुकी है कि आज फेमिनिज्म के नाम पे हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेल बना दिया है। वो फेमिनिज्म नहीं रहा, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेल कम्युनिटी रहा। लड़का दर्द है रोए तो तू तो लड़का रो नहीं सकता। बचपन से क्या सिखाया जाता है, कितना भी दर्द हो यू नेवर एक्सप्रेस। स्ट्रेस सारे फैमिली के, माँ बाप को समझाना है, माँ बाप को पालना है, बड़े होके बच्चों का करना है, सब कुछ। इन इंडियन लीगल सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में अभी क्या हो रहा है, लड़की 498A सपोज डाउरी का केस है, आज के टाइम पे जितना मिसयूज इस 498A का हो रहा है शायद ही कभी सदियों में हुआ होगा। और मुझे लगता है कि ये अभी पीक चल रहा है इसका शायद नॉर्मल टाइम आएगा। तो इसका लाइक लोग इसको एज अ वो वेपन यूज कर रहे हैं क्या? भयंकर वेपन, ऐसा वेपन है जहां पे आह नहीं निकलती, लेकिन चिथड़े या जो वार होता है ना, वो उसके 1000 टुकड़े करने बराबर होता है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आप प्यार में आए, लड़का अपने घर पे लेके आया उसको, ठीक है, डोंट माइंड, इट्स नॉट अगेंस्ट द गर्ल्स कम्युनिटी, पर आजकल मैंने लड़कियों में नहीं देखा वो घर का कोई भी काम संभालती है, बहुत लिमिटेड संभालती है, वो भी अपने से रिलेटेड। बट सर यही तो फेमिनिज्म है मेरे हिसाब से। अगर आप देखा जाए कि लड़की लड़का एक है, फेमिनिज्म का मतलब ये है कि आप जो काम, लड़का जो काम कर रहा है वही लड़की कर रही है, तो वो चीज अलग है। आप जो बोल रहे हैं कि अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, क्या कभी सुना आपके पापा से कि उन्होंने आपके कभी पोतड़े साफ करे हो, पोटी साफ करी हो? सर अगर हम होंगे तो हम तो कर देंगे सर। हम होंगे नहीं, मैं कर रहा हूं। हाँ, सपोज हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है घर में जो फीमेल मेरी काउंटर पार्ट कर रही है और मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है, फीमेल्स आज जो अर्निंग है उनके लिए उनका पैसा उनका,
और पति का पैसा भी उनका। ये बहुत गलत जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है। बच्चा आप अकेले पैदा कर सकते हो? नहीं। लेकिन इंडियन कानून सिस्टम पे आज वो लड़के से कोई बात मनानी है, वो बच्चे को लेकर अपने पियर चली जाती है और उस पर जो टॉर्चर करती है वो, अगर तुम्हें दम था तो अकेले पैदा कर लो, नहीं कर सकते मतलब दोनों का इक्वल हक है। इंडियन कानून सिस्टम के ड्रॉबैक से आपने हक सिर्फ एक को दे दिया इस नाम पे कि बच्चे को मां की जरूरत है, सिर्फ मां की जरूरत है। तो आपके हर डॉक्यूमेंट में बाप का नाम क्यों आता है टॉप पे इंडिया में? और बाप तो बता भी नहीं पाता कि उसको कितना दुख हो रहा है एक बच्चे का। बाप सुसाइड कर रहे हैं। लड़का आज एक रिलेशन में टूटने के बाद में पूरी जिंदगी कवारा रहना पसंद कर रहा है, दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। उसके ऊपर ना तो वो बोल सकता है। लड़की कुछ फैमिलीज में, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, पर मेजॉरिटी गर्ल्स में ये आ चुका है सिस्टम जहां पर उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। लड़के पे ऐसी सिचुएशन डाल देते हैं कि या तो अपने मां बाप को चूज कर, अपना घर चूज कर, नहीं तो अपने बच्चे को चूज कर। दोनों सिचुएशन में गर्दन किसकी कट रही है? उस लड़के की। उसने क्या करा? वो जितना कमाता है, मैं लाख रुपए कमाता हूं तो मेरे क्या खर्चे यार, 10,000 पैंट शर्ट डाल के हम शादी में पहुंच जाते हैं। मैं मेरे दोस्त से यार बाहर थड़ी पे 5 रुपए की कुल्हड़ चाय में हंस लेता हूं। कौन से नखरे? मेकअप कुछ होता नहीं है, क्रीम ली, लो जी लगाया और हो गया। छोटा 5 रुपए कंगा जेब में डाला, बाल बन गए। करते क्या आप? खर्चा कहां करते हैं लड़के? किस पे जा रहा है? यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, योर फीमेल काउंटर पार्ट, एंड इन रिटर्न व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? हर लड़का सिर्फ एक ही बात चाह रहा होता है, मैं जब रात को घर आऊं मुझे उस वक्त पीस दे दो। आते ही तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, ये क्या जिग जिग बाजी हो। कभी कोई लड़का ही नहीं चाहता। लड़कों को सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस क्या रहती है? मुझे घर आके पीस चाहिए। वो क्यों आधे घंटा रोज अपने दोस्तों में बैठना चाहता है? बट सर एक बात मैं आपको कट कर रहा हूँ, औरत जो है वो दिन भर घर बैठी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही यहाँ पे आता है। अगर औरत वर्किंग है ना तो वो भी काम करके आएगी और उसको भी शाम को पीस चाहिए होगा फर्स्ट। अगर औरत आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? बिकॉज उसका रिलेशनशिप वो जिसकी वजह से घर पे आई है वो एक आदमी की वजह से ही घर पे आई है। आई एम राइट? ठीक है, तो अगर वो घर पे आई है, अगर वो सिर्फ वेट कर रही है, जो उसका जो भी उसका हुआ है, जो उसको चीज बुरी लगी है, ऑब्वियसली वो अपने पति को ही बोलेगी। एक्सपेक्ट लाइफ पार्टनर बोला जाता है इसको, ठीक है, मतलब हमारी जिंदगी के साथी। मतलब लड़की भी एक्सपेक्ट करेगी, लड़का भी एक्सपेक्ट करेगा। हाँ, ये कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के नाम पे डिफरेंस आ गया कि लड़की जो एक्सपेक्ट कर रही है वो तुम पूरा नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे पे स्ट्रेस है, लेकिन लड़का क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अगर वही चीज लड़की पे आए तो वो उसके लिए टॉर्चर है। ये डिफरेंस आ रहा है, एंड आई हैव सीन लॉट। अगर लड़का ही, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं यार मैं आऊं तो इतना सा कर दे, तुमने मेरे से ये करा, तुम मेरे को, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को पानी का गिलास के लिए बोल दिया? दिस हैपन। खाना बनाने के मैं कोई नौकर लगी हूं तुम्हारी? आजकल पता है शादी भी सर, अभी केस आया था, मैं परसों ही मैंने पढ़ रहा था, मैं कोई आर्टिकल था उसमें ये केस था कि ना एक लड़की ने शादी ही सिर्फ इसलिए करी है, पेरेंट्स इंक्लूडेड थे, शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि ना आफ्टर डाइवोर्स जब लेंगे तो उसको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए। बहुत हो रहा है आज। किसी टाइम पे लड़की वाले शादी में खर्चा करते थे। आई टेल यू राजस्थान के सिस्टम, अगर शादी का बजट 50 लाख है, लड़की वाला मुश्किल से 10 लाख खर्च करता है। वो भी क्या करता है, उस 10 लाख में बेटी को गहने दे देता है अपनी, तब वो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी। बाकी का शादी का सारा खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। 2 साल में ब्लैकमेलिंग शुरू। अगर लड़की के गिरफ्त में लड़का आ गया तो उसने मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो लड़की पहले बच्चा पैदा कराती है, फिर बच्चे के थ्रू लड़के पे ब्लैकमेलिंग, उसका मेंटल टॉर्चर शुरू। लड़का दब गया, मान ली, उसके बाद तो ठीक है, नहीं तो बच्चा लेके गायब। फिर आते हैं 498A, फिर आती है क्रुएलिटी, फिर ससुर पे, भाई पे, ब्रदर इन लॉ पे ऐसे ऐसे केस। इन्होंने मुझे बुरी नजरों से देखा, उसका क्या प्रूफ है? इन्होंने मुझे ऐसे गलत तरीके से टच किया, कोई प्रूफ है? लेकिन इंडियन कानून में लड़की को सिर्फ एलिगेशन लगाने, सीधा आपको गुनाहगार मान लिया गया। देखो तो सही, उसने गुनाह किया नहीं। अच्छा, उससे उसकी इज्जत पे क्या हुआ? जो उसने इज्जत 50 साल 30 साल मेहनत करके कमाई है, एक पल में रह गई। और अगर वो नॉन गिल्टी प्रूव भी हो गया 2 साल की केस की लंबी लड़ाई में, तब तक उसने सोसाइटी का क्या नजरे झेली है? एवरीबडी लुक एट दैट फैमिली लाइक ये क्रिमिनल है। जो आज से पहले इज्जतदार था, जिसने आज से पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, जैसे ही बच्चे की शादी हुई क्रिमिनल हो गए। डरती है सास। आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज, आज सास अपनी बहू को कुछ भी बोलने से डरती है, ये ना चढ़ जाए। उल्टा बहुएं ताना मारती है, आपको ये अक्ल नहीं है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। सिस्टम इज चेंज। अगर हमें समझ, पुराने टाइम पे लड़कियों पे अत्याचार हुए, अनडाउटेडली हुए, डॉबली के टॉर्चर, उनको दबा दिया जाता था, बोला नहीं जाता था। देन द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म केम, बट नाउ इसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो चुका है। ये फेमिनिज्म के नाम पे आजकल, अच्छा क्यों सारे केस गांव में नहीं लग रहे? नहीं पढ़ी लिखी लड़कियां जिन पर टॉर्चर हो रही है वो नहीं लगा रही है केस।
आप नोट करना 498 वगैरह ये केसेस में 90% वो गर्ल हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो वर्किंग है, जिनके पेरेंट्स वेल टू डू फैमिली से हैं, वही क्यों केस लगा रही हैं। जिन लोगों पे एक्चुअल अत्याचार हो वो तो कहीं केस लगा ही नहीं रही है। सर ये तो है ना प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट में आएगी फिर से, क्योंकि रीजन लीगल सिस्टम में क्यों आ रही है, क्योंकि ना उनको एक वेपन दिया गया है, अगर आपने लड़के ने ये किया तो आप इसको एज अ यूज कर लो, और लड़कों के लिए कुछ भी ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। पैसा भी ले गई, बच्चा भी ले गई, इज्जत भी ले गई, और मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं यार। आई हैव सीन, मैं डेली इतने पेरेंट्स और मैं लड़के देखता हूं, जब बीमारी लेके आता है, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में इतने लोग आ जाते हैं गलती से, चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि इस पे क्या बीत रही है भाई, ये किस लेवल पे स्ट्रेस है। अच्छा, स्मोकिंग जैसे आता है, आई हैव सीन 30 की एज में जिन लोगों ने स्मोकिंग शुरू की है ना कहीं शादी के बाद की है, फीमेल स्ट्रेस में आके उसके बाद स्मोकिंग शुरू की। लड़के को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पेरेंट्स को समझाऊं तो यहां लड़ाई, वाइफ को समझाऊं तो पेरेंट्स मां मारती है उधर से कि तू तो उसका हो गया, ही हो गया, वट एवर द थिंग हैपन। लड़का क्या करे, बचपन से ये और सिखाया जाता है तू तो मर्द है, स्ट्रांग है, बोलना नहीं। पहले ही हम 100 का 10% बोल पा रहे हैं, रही सही में भी आपने खिचड़ी बना दी, क्या करेगा, स्मोक ही फूकेगा वो दोस्तों के साथ, व्हाट विल डू। वो एडिक्शंस में जाते हैं, फिर नया नाटक शुरू होता है, ये तो बिगड़ेल है, पहले ही पता था ये तो सुट्टा मारता है, और वट एवर द डू बैड हैबिट्स, ये तो बिगड़ा हुआ है। अरे वो था नहीं ऐसा, तुमने क्रिएट किया ऐसा, उसके पास कहीं जाने को जगह नहीं है, ही इज जस्ट फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। सर वो करे क्या है फिर इंसान, लाइक उसको या तो कोई इंसान उसके आसपास हो जिससे वो बात कर ले, बिकॉज ना मेजर प्रॉब्लम जो आती है ना मेंटल स्ट्रेस में, ये होता है कि लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है ना। जैसे मैं हूँ सर, मेरा आपको बताता हूँ, मेरा तो ऐसा है सर, मैं तो बहुत बातें करता हूँ, मैं तो किसी से भी बातें कर लेता हूँ। मेरा तो एक थर्डी वाला भी दोस्त है, और एक नॉर्मल एक इंसान जो है, सब दोस्त है मेरे, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम है लड़कों में, तो कोई अगर आपको लगता है ऐसा कि उनके पास कोई एक जना होना चाहिए जो इससे वो बता सके अपनी बात, एक नहीं 10 जने होने चाहिए। फ्रेंड सर्किल कभी भी अपना कॉम्प्रोमाइज मत करो, विच आई फील। क्या आज तक किसी लड़के से कहते सुना है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा, मैं और मेरी वाइफ वहां गए थे, उस ट्रिप पे गए थे, बेस्ट मजा आया था? कभी पूछ के देखना लाइफ में, वो ये बोलेगा 10 दोस्त का हमने उस दिन बड़े मजे किए थे। क्या मजे थे? वो सिर्फ हंस रहे होते हैं, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे होते, ठाके मार रहे होते हैं, किस बात पे हंस रहे होते हैं कि उनको भी नहीं पता, जो भी नहीं पता, लेकिन वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, उनको प्रेशर नहीं है तुझे ऐसे बिहेव करना है, हाँ तुझे ये सही है गलत है, तूने आज ड्रेसअप सही नहीं किया, अरे ये ड्रेसअप तुमने कराया था, ये शर्ट तुम भूल गए, तुमने लाके दी थी। सर ये लैक ऑफ, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती क्यों है? फर्स्ट व्हिच आई फील, सॉरी टू इंटरप्ट, बट फर्स्ट मुझे लगता है 2 बहुत बड़े फैक्टर जो आज के टाइम पे लैकिंग है, अडेप्टिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे? इन 2 में मैं पूरा सार दे दूंगा। एक्सेप्टेंस मींस मैं मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करूं जैसा वो है। हम पीछे पड़े रहते हैं, तू और बेटर हो, वो तो इतने पैसे वाला है, उसके पास तो ये गाड़ी, उसके पास घर है, वो तो इतने बजे उठ जाता है, अपनी बीवी का ऐसे ख्याल रखता है, या फिर वो अपनी ये लड़का अपनी बीवी का ऐसे ख्याल रखता है, या फिर ये बीवी अपने पति का ऐसे ख्याल रखते हैं, व्हाटएवर। आप अपने पार्टनर में जैसा वो है एक्सेप्ट करने की बजाय ओवर बॉम्बार्डिंग कर रहे हो अपने एक्सपेक्टेशन की। सो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। मेरे फादर हैं, वो 5 भाई हैं, आज भी ताऊजी वगैरह खड़े होकर डांट देते हैं, वो चू नहीं करते हैं, उनकी कुछ गंदी आदतें हैं, मुंह खोल के खाएंगे, आवाज करेंगे, सब में होते, कोई खनाटे लेता है। बट क्या चीज थी पहले जो टूटते नहीं थे? हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा बड़ा है, ये इसकी आदतें हैं, तो रिलेशन नहीं टूटा। आज भी इज्जत, आज 2 भाई साथ नहीं रह पाते, इसमें ये बुराई उसमें बुराई, क्या कमी है? एक्सेप्ट, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट। मे बी सर प्रॉब्लम ये है कि ना इंसान इतना बिजी हो गया अपनी पर्सनल लाइफ में कि उसको दूसरी चीजों के लिए वो टाइम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर क्या चीज में बिजी हो आप? एट द एंड व्हाट यू वांट? एग्जैक्टली, पीस एंड योर फैमिली। पीस एंड फैमिली भी हटा दो। ए ह्यूमन पर्सन, वेदर बीइंग ए मेल और फीमेल, उसको अंत में चाहिए खुशी, सुकून के 2 पल। सुकून, मैं सक्सेस हूं तो सुकून है मुझे जो मैं चाह रहा था, मैं फैमिली के साथ हूं, हंस रहा हूं, सुकून है मुझे। यार वो सुकून में तू अकेला होके तू माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जा, लेकिन तू ऊपर जाके अकेला दहाड़ के क्या करेगा जब कोई देखने वाला ही नहीं है तूने क्या अचीव किया। मेरा अचीवमेंट तभी है जब उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई है। बंद कमरे में मैंने कुछ ही इनोवेशन कर दी, वो मेरे साथ चली जाएगी until unless world don't recognize that. You understand that concept? वेरी ट्रू सर। तो आपको समझना पड़ेगा, साथ लेके चलना। अकेले में यार मैं करोड़ कमाऊंगा, 50-200 को पीछे छोड़ दिया, अरे करोड़ कमा के भी वो खुशी नहीं है बेटा जो 5 रुपए की थड़ी पे तुझे दोस्तों के साथ कॉलेज टाइम पे आ जाती थी। सर मैंने ना
आप जब आ रहे थे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि आजकल ना जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादातर ब्रेक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बैड सेक्स। ट्रू ऐसा है? सर, इंडिया में आज से पहले था मोनोगेमी कल्चर। मोनोगेमी मींस टू बी सेक्सुअली एक्टिव विद वन पार्टनर, जो आपके पार्टनर है। बाकी होता भी था तो बहुत ही हिडन वे में होता था। अभी इंडिया में यूएस कनाडा की तरह पॉलीगेमी कल्चर आ चुका है। आई नो लॉट ऑफ मैरिड कपल जो जाते हैं बाहर टूर के लिए, पिकनिक के लिए, और वहां पे वो थर्ड पार्टनर को बुलाते हैं। दे डू ट्रिपल सेक्स, थ्रीसम, फोरसम एंड ऑल दैट। पॉलीगेमी कल्चर चल रहा है। हम बॉन्ड में तो साथ में है, लेकिन हम मल्टीपल सेक्स पार्टनर बना रहे हैं। और कई बार तो कुछ रिलेशन ऐसे हैं जहां पे म्यूचुअल कंसेंट से बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है? एक्सट्रीमली हो रहा है। मतलब आई कैन टेल यू द नंबर। इतने लोग, क्योंकि उनके बाद जब कॉम्प्लिकेशंस आती है व्हेन दे टर्न अप टू अ डॉक्टर टू आस्क देयर हिडन सीक्रेट्स, तो आई केम टू नो बहुत एक्सट्रीमली पॉलीगेमी कल्चर चल रहा है। और जाहिर बात है यार, जहां पॉलीगेमी कल्चर है वहां पे एक रिलेशन पे कैसे टिक करोगे? क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट आई डन सेक्स विद वन पार्टनर टुनाइट, नेक्स्ट डे मुझे उससे कोई बेटर फील चाहिए। एंडलेस है यार ये तो। कहां से आप रिलेशनशिप पे टिकोगे? एक तरह से तो बिल्कुल इसमें तो कुछ वो ही नहीं है रुकावट। गलत है। या तो आपको खुद पे Even काबू रखना चाहिए, माइंड पे, आपका जो सबकॉन्शियस है उस पे आप। Spiritual। एग्जैक्टली। वो स्पिरिचुअलिटी ही आपको वापस ट्रैक पे ला सकती है। और इवन पॉलीगैमी कल्चर पहले यूएस कनाडा में बहुत ज्यादा था। इफ अगर आज सर्वे हो ना, शायद इंडिया उनसे आगे है। वो समझ चुके हैं पॉलीगैमी कल्चर इज रॉन्ग। वो दे आर रिटर्निंग बैक टू मोनोगोमी और बाइगैमी कल्चर। हम लोग को भी वो नया नया एक्साइटमेंट लग रहा था। वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स दैट पॉलीगैमी कल्चर व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही में सर, इसकी वजह से काफी लोग ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को ये पॉलीगैमी कल्चर जो आप बोल रहे हैं वो इस चीजों में है, या फिर हस्बैंड है, इसकी वजह से एक जना छोड़ रहा है, एक जना छूट रहा है। जो छूट रहा होता है सर, उसको कितनी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, वो कितना पैनिक अटैक्स आ जाते हैं आजकल लोगों को, इतनी इजीली आ जाते हैं सर, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना है। ट्रू, कोई भी रिलेशन ब्रेक होता है अगर किसी ने एलिगेशन लगाया, किसी भी पार्टनर ने, और एक विक्टिम है कि अक्यूज्ड है। पर आप ये नहीं कह सकते पेन सिर्फ एक को है। पेन दोनों को होगा। वक्त का फर्क है। जिसने एलिगेशन लगाए उसको 1 साल बाद वो दर्द महसूस होगा। जो विक्टिम है जिस पे लगे, वो उस टाइम वो दर्द महसूस कर चुका होगा। तो उसका जब हीलिंग पीरियड आएगा तब उस अक्यूज्ड का वो पैनिक पीरियड शुरू होगा। ये रियलाइजेशन नहीं है। हम रिश्ता तोड़ तो बहुत छोटी बातों पे देते हैं, पर क्या दुनिया में परफेक्ट रिलेशनशिप है यार? उसका पार्टनर का बॉन्ड का मतलब ही है कि आपके जो डाउनफॉल्स हैं वो मेरे अपफॉल्स हैं। मैं उस कमियों को कवर करूंगा। पार्टनर क्यों आते हैं कि तुम इस चीज में अच्छी नहीं हो तो ये मेरा टैलेंट है, वो पूरा करना ही तो पार्टनर है। अच्छा, तभी ये टिंडर, बम्बल, हिंज जो है इतने चल रहा है। बहुत एक्सट्रीम है यार। मैरिड लोग कर रहे हैं कितने सारे। बहुत से लोगों के मोबाइल में दिख जाएंगे, और छोड़ो अंकल अंकल के में दिख जाते हैं। आंटियां लगी पड़ी हैं आजकल तो। सर तो जो आप अपन बात करी बैड सेक्स से होता है, तो सर जो सेक्स एजुकेशन मिलती है वो एक एज अ चैप्टर होनी चाहिए स्कूल्स में। 100% होनी चाहिए। मैंने पहली बार, तुमने पहली बार, या XYZ कोई भी पर्सन है पहली बार, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था। क्या पता मेरा एक्सपेक्टेशन क्या हो चाइल्डहुड में। आई नो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स जो मेरे पास आए एज ए पेशेंट, जिनका 5 साल में उनके चाचा ने एक्सप्लोइट किया है। बॉय है तो ही हैज बीन फक्ड अप बैडली। इवन गैंग में भी हुआ है। आई नो मेनी पर्सन्स, क्योंकि एज ए डॉक्टर जब वो मेरे से कंसल्ट करते तो इनर सेल्फ बताते हैं वो लोग, और मैं आइडेंटिटी कभी रिलीव नहीं कर सकता, लेकिन ये हुआ है बहुत सौ के साथ। क्यों हुआ है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अगर बचपन में हमें किताबों में बता दिया जाता है, स्कूल में ऐसा होता है, दिस इज सेफ। अगर आपकी फैमिली में कोई आपके ऊपर सेक्सुअली कुछ गलत हरकत कर रहा है या बैड टच है, तो आपको पता होता तो क्या आप होने देते? सेम मोमेंट यू कुड हैव टॉक टू योर पेरेंट्स। पर आपको सिखाया ही नहीं गया कि क्या सही क्या गलत है। चाचा की गोद में, मामा की गोद में आप वैसे भी आते हो, आप पेरेंट्स के सामने तो तरीके से आए हो, बाकी टाइम से गलत जगह टच किया, आपको वो डिफरेंस ही फील नहीं हुआ। बताना चाहिए गुड टच बैड टच। एग्जैक्टली। सो सेक्स एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी इन द बुक्स। सर आपको लगता है सेक्स एजुकेशन आज हम डालते हैं एज वो स्कूल्स में, तो ये बहुत टैबू सब्जेक्ट है सेक्स, है ना? तो कैसे इसको लेंगे? परसीव नहीं सर, परसीव कैसे करेंगे? आप समझ गए बिकॉज आप इस जनरेशन के हैं, मैं समझ गया, बट जो पेरेंट्स हैं वो तो ये बोलेंगे कि यार कैसा स्कूल है, सेक्स पढ़ा रहा है। आई टेल यू सर, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इंडियन सिस्टम या मेरा जो पुराना हिस्ट्री है, हमारे हिस्ट्री में आप जो पुराने स्कल्पचर्स देख रहे हो, उनसे ज्यादा सेक्स तो किसी ने बताया ही नहीं है। कामासूत्र कब से चल रहा है यार? हमारे इंडियन सनातन धर्म में बहुत लंबे टाइम से सेक्स के बारे में एजुकेशन दिया जा रहा है। जब मुस्लिम ने इन्वेड किया, जहां पे पर्दा प्रथा आई,
उनका क्या होता था, बहन से शादी कर ली, अपने ही घर में कजन से शादी कर ली, इसको वो रिवील नहीं कर सकते, उनको चाहिए उल्टी सीधी हरकतें। ये जो है ना ओरल सेक्स वगैरह जो फटके हैं ये भी वहीं से शुरू हुए। सो उन्होंने इस चीज को गलत किया। अदरवाइज इंडियन हिंदू सिस्टम में तो सेक्स एजुकेशन थी पहले, इसको तो मिटाया गया है। सर फैंटेसीज बहुत बढ़ गई है इंसान की, मुझे ऐसा लगता है। आप जो बोल रहे हैं ना ओरल सेक्स और ये सब चीजें, फैंटेसीज बढ़ गई, इंसान को प्लेजर नहीं मिल रहा है इजीली, इसलिए वो ये चीजों में कर रहा है। इंसान को प्लेजर मिल रहा है, अच्छा, लेकिन पॉलीगैमी कल्चर की वजह से उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेजर ट्राई करना है। वो ये भूल गया है कि एनर्जी एक्सचेंज होता है जब भी आप किसी के साथ सेक्स करते हैं। एग्जैक्टली सर। पता है लोगों को क्या लगता है कि मैं ना नॉर्मली फिजिकल करूंगा, मेंटली से कनेक्ट नहीं होगा, बट व्हेन यू डू सेक्स ना, ये 50% चांसेस नहीं, ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा चांसेस रहते हैं। 100% चांस है। आई टेल यू, इंडियन सिस्टम में नमस्ते करते हैं, हाँ, बाकी जगह हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते व्हेन आई टच आई गेन सम एनर्जी Yeah, फ्रॉम दैट exactly. पर्सन। हमारे सिस्टम में बहुत पहले ढूंढ लिया था, और यहां तो आप पेनिट्रेट कर रहे हो, यू आर एक्चुअली बिकम फिजिकल। इसका मतलब है आपका बॉडी का पार्ट, उनका बॉडी का पार्ट, दोनों कनेक्शन में है। आप कैसे मानोगे एक्सचेंज नहीं हो रहा? यार पसीना पहले टच होता है जब हम बॉडी टच करते हैं, तो यहां तो सब कुछ ही गया। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अच्छा, अगर कोई गलत इंसान है, आपकी हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आपने क्या किया, उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने में ले ली, अब उसको अपनी पॉजिटिव उसको दे दी। व्हाट यू हैव डन, उस प्लेजर के नाम पे आपने अपने आप को यहां से यहां ले आए। यू डोंट रियलाइज दिस। वही चीज है सर। और तभी ये चीजें, क्योंकि फैंटेसीज कोई पूरी कर पाता है, कोई नहीं क्यों? कर पाता, क्योंकि उसको नेगेटिव देखो। एनर्जी आप लेते जा रहे हो तो गलत फैंटेसीज आएंगी ना। ये बहुत सही बात बोली सर आपने। अब सर इसको कैसे सही करें फिर? ये तो ऐसे तो ये आपने बोला यूएसए जो है और रशियंस जो हैं वो लोग तो शिफ्ट हो रहे हैं इन चीजों पे। इंडिया कब शिफ्ट होगा? आप कह रहे हैं इंडिया का क्योंकि start है वहां तो। पे उन्होंने ड्रॉबैक्स देख लिए। सी आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन यूएस, कनाडा, यूके, बहुत सारे हैं, बिकॉज द कॉलेज आई पास थ्रू, वहां पे एनआरआई कोटा था 100 स्टूडेंट्स का। मेरे बैच में 250 में से 100 स्टूडेंट एनआरआई थे। बहुत सारे फ्रेंड्स से बात होती रहती है एंड ऑल दैट। उन्होंने उसके ड्रॉबैक, साइड इफेक्ट देख लिए। जब यहां से रियलाइज होता है कि इसके नुकसान है, तो मैं अपने आप सही के पाथ पे चल जाता हूं। ठीक है, तो इंडिया में भी अभी तो मजे आ रहे हैं, प्लेजर की फॉर्म्स आ रही है, बट जब हमें मालूम चलेगा कि इसके नुकसान है, हमने ये खो दिया उससे, देन अगेन विल स्टार्ट। और सोशल एक्टिविटीज, एक्टिविस्ट जो आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सही है, गलत है, तो होपफुली यूथ भी रिकॉग्नाइज करेगा। और सेक्स एजुकेशन ऐड होने से जो फ्लो ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, शायद उससे और इम्पैक्ट पड़े। तो करना चाहिए सेक्स एजुकेशन, ताकि लोगों को मालूम चले क्या करना चाहिए। और थोड़ा बहुत गाइड भी करना चाहिए, क्योंकि ना सर आजकल बहुत ज्यादा क्लबिंग होती है, बहुत चीजें हो रही है। एंड क्या होता है, लड़का लड़की जा रहे हैं, लड़का पूरे टाइम सर वो रहता है कि ना यार मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, या फिर गर्लफ्रेंड पूरे टाइम रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। डर लग रहा होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, वो सब चीजें, कुछ हो ना जाए, प्रॉब्लम रहती है। तो ठीक है, अपन लोग इस पे अब स्विच करते हैं सर हम लोग कि एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जब बन जाता है तो उसके लिए जो फील होता है वो कैसा होता है? फील जो पहले होता था वो तो बहुत मजेदार होता था, बट यू आस्क मी मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट तो ये है कि दाल रोटी का इंतजाम आपने कर लिया डिग्री लेते। मतलब मैं महीने का 50 या लाख रुपए तो कमा लूंगा, कुछ भी ना करके, जॉब रहे ना रहे, उतना बंदोबस्त हो जाता है। सो नाउअडेज दैट इज द रिवॉर्डिंग पार्ट। सर हर चीज में एलोपैथी है, होम्योपैथी, आजकल ना आयुर्वेदा, बहुत पहले आयुर्वेदा बहुत चलता था, बट आजकल आयुर्वेदा कैसे मानते हैं कि ये तो लाइक बहुत स्लो प्रोसेस है। और होम्योपैथी तो सर लिटरली कोई, मेरा खुद का कंसर्न रहता है कि होम्योपैथी जाऊंगा ना मैं, तो जितने टाइम में मेरा फर्क पड़ेगा, वैसे तो मैं वैसे ही फर्क पड़ जाएगा मेरा। सी आई टेल यू द रीजन। आयुर्वेदा के हमारे जो विद्वान थे, वो जनरेशन जा चुकी है। वो डेथ 2024, इंडिया आजाद हुआ था 1957 में, तब तक आयुर्वेदा पीक पे था, धीरे धीरे एलोपैथी है। उस वक्त उन्होंने जो ज्ञान, जो महारत हासिल की थी, नालंदा विश्वविद्यालय एंड ऑल दैट, दैट वाज सो एक्सट्रीम। लेकिन अब वो विद्वान ही नहीं बचे। जब विद्वान ही रहे तो आयुर्वेदा के जो कंसेप्ट थे, जो हील करते थे, वो कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए वो पीछे जा रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा आयुर्वेदा कहीं भी पीछे एलोपैथी से। सिंस आई प्रैक्टिस एलोपैथी, ये फील्ड में कंटिन्यूअसली रिसर्च जारी है। सर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पतंजलि प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ है? क्योंकि ना कई बार नहीं है ना सेफ। आई डोंट थिंक सेफ है। मैंने उसका शैम्पू यूज किया, जितने ड्राई मेरे बाल हुए उतने कभी नहीं हुए। उसका टूथब्रश यूज किया, उसके बाद मेरे गम्स के अंदर इरिटेशन फील होती थी, कभी नहीं हुई। मुझे तो सेफ नहीं लगा। इट्स ओपिनियटेड क्वेश्चन, ओपिनियटेड आंसर, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है। आई एम नॉट डिफेमिंग पतंजलि एनीथिंग, बट मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज किया, आई वाज नॉट हैप्पी। हनी मैंने पतंजलि का भी यूज किया है, बाकी का भी यूज किया है।
यार डाबर का हनी मुझे तो पतंजलि से बेटर लगा, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपसे। आजकल ना जैसे ये बहुत लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, तो लोगों को पता नहीं होता, लोग अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं। उसके बाद लड़के लोग जो होते हैं वो डर के मारे आईपीएल दे देते हैं, या लड़कियां खुद आईपीएल ले लेती हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि आईपीएल या सही है या गलत है, वो बार बार कर रहे हैं, बार बार आईपीएल ले रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। ठीक है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करें, हम कैसे समझाएं इस चीज को एक यूथ को? आपको समझाना तो कैसे समझाएंगे? सी फर्स्टली आप सेक्स अगर कर रहे हो तो यूज ए प्रोटेक्शन, क्योंकि आईपीएल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड सिंस एज ए यूथ आप लोग आईपीएल यूज करते हो, सपोज आपको ये नहीं मालूम कि क्या डोज में लेनी है, कब लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, रिपीट करना है या नहीं करना, स्टिल यू आर यूजिंग, उस डर में कि कहीं हम कंसीव ना कर जाएं, प्रेगनेंसी ना हो जाए। सो यू आर ट्राइंग डिफरेंट वेज उस डर के कारण। फर्स्टली हमने सेक्स एजुकेशन की बात की, अगर आपको वो एजुकेशन दी जाती तो शायद वो आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, फर्स्टली। सेकेंडली आईपीएल का फंक्शन होता है कोई भी प्रेगनेंसी हुई, बिकॉज वो फर्स्ट 48 आवर्स में काम करती है, और वो वहां पे जहां पे भी हमारा एम्ब्रियो जो हमारा एक इम्प्लांट होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा के उस इम्प्लांटेशन को रोक देती है, ब्लीडिंग करा देती है एक तरह से। तो आपने अगर उसका इरेगुलर यूज किया तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बहुत सारी। सो इन ऑर्डर कि आप लोग ने अगर अनसेक्स किया, जो भी आपका एक हो गया हीट ऑफ द मोमेंट, बट उसके बाद में आईपीएल सिर्फ अपनी नॉलेज से लेके कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बजाय यू कैन कंसल्ट विद ए स्पेशलिस्ट, ए डॉक्टर। एटलीस्ट हम डोजिंग तो पूछ ही सकते हैं। डॉक्टर एज ए मेडिकल ओथ, हम लोग आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स को फोन कर दिया जाएगा, अनटिल अनलेस आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए जो आपके फैमिली फ्रेंड है, पापा से बॉन्ड है, उन्होंने बताया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, ही विल नेवर रिवील योर आइडेंटिटी, फर्स्टली। सेकेंडली अगर आप कंसल्ट करते हैं तो हम उसका क्या सेफ डोज है, क्या प्रिकॉशनरी डोज है, हमें वो मालूम चलेगा। बट ये सभी हम साइड में कर दे तो प्रिकॉशंस यूज करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? डेली मैस्टरबेशन इज सेफ और नॉट? सी मैस्टरबेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ऐसा नहीं है हमने इजाद करा है, ठीक है। और जो आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन जब चेंज आते हैं, आप अडोलेसेंट की एज में आप एंटर करते हो, सो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, इनके लेवल्स वगैरह चेंज होते हैं, और हम एक प्यूबर्टी वाली एज में एंटर करते हैं। तो उस सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक तरीका है इंसान खुद से स्किन को रब करके एंड ऑल दैट, सो वी टेक द प्लेजर। सो उसका ऐसे कोई ड्रॉबैक या साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 10 बार कर रहे हो या दिन में 2 बार 3 बार कर रहे हो, देन डेफिनेटली उसके ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। क्या ड्रॉबैक्स आएंगे? फर्स्टली जो कंटिन्यूअसली मैस्टरबेट करता है, सपोज डे में 2 बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, वॉट एवर डेली अगर हो रहा है, सो यू बिकम एडिक्टेड टू दैट। तो उसका जब आप नेचुरल सेक्स करते हो विद योर पार्टनर, स्टिल आपको हैबिट हो जाती है कि मुझे मैस्टरबेट करके ही वो प्लेजर आएगा। तो आप उतना इफेक्टिवली कर ही नहीं पाते हो, एंड मे बी आपको थोड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आएगा, ठीक है। वो क्या होता है? मतलब एक सेक्सुअल नॉर्मल नेचुरल वे में जो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर हमें जो प्रॉपरली एक एक्साइटमेंट आता है, एक जो इरेक्शन आता है, वो नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि यू आर समवेयर एडिक्टेड टू दैट हस्तमैथन और मैस्टरबेशन प्रोसेस। सेकेंडली बहुत ज्यादा करने से हमारी बॉडी की एनर्जी भी ड्रेन्ड आउट हो रही है। एंड इंडियन अध्यात्म की हम बात करें अगर, तो ब्रह्म एनर्जी होती है हमारी, सेक्सुअल एनर्जीज होती हैं, अलग होती हैं। ये आप पे है कि आपको अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो किस एनर्जी को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल प्रेजर की ही एनर्जी को आप बढ़ाते जाओगे, उसी में रहोगे, सो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ड्रेन्ड आउट होगी, आपका यहां का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डाउन जाएगा, और आप कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर, अपना ग्रोथ, चीजों को समझना, सोसाइटी में रहना, प्रोग्रेस करना, वो इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट हो जाएगा। ओके सर। सर आपको अगर कोई एडवाइस करनी हो एस्पिरेंट्स को जो नीट दे रहे हैं, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी एग्जाम से कम्पीट कर रहे हैं, या कोई भी सबके लिए एक एडवाइस देनी हो, तो आप क्या देंगे? सी मैं एक्चुअली जो बच्चे हैं सारे, भले ही वो नीट दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मुझे पर्सनली फर्स्ट एडवाइस तो ये लगती है, दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम। आप सक्सेस पा रहे हो या नहीं पा रहे, वेदर यू सक्सीड और नॉट, नेवर एवर हार्म योरसेल्फ।
क्योंकि जिंदगी में ऐसे हजारों एग्जाम होने हैं, और अगेन आई रिपीट द लाइन, यू कांट जज ए फिश बाय एबिलिटी टू या क्लाइंब ए ट्री। या सो अगर आप उस एग्जाम में सक्सेस नहीं हो, मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेलियर हो। क्या पता भगवान ने आप में कोई ऐसा हिडन टैलेंट दिया है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, दैट मीन्स यू आर बेस्ट एट समथिंग एल्स। वाओ सर, So, क्या बात बोल रहे हैं। तो इट्स अ फैक्ट। सो एक्सप्लोर दैट कि मैं किस में बेस्ट हूं। इसीलिए मुझे ख्याल से आजकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ रही है, बट डू मेडिटेशन यार, इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। रात को जस्ट टेक ए पोजीशन इन योर बेडरूम, सोने से पहले 15 मिनट आंख बंद करके जो भी थॉट्स आ रहा है, लेट देम फ्लो। मेडिटेशन इज नॉट टू फोकस, मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज, मैंने मेरे जो थॉट्स उनको फ्लो आने दिया। आप 10 दिन करके देखो, यू केम टू रियलाइज आज पूरे दिन में मैंने क्या एक्टिविटी की, मैं कहां गलत था, सामने वाला कहां गलत था, और मैंने उसको क्या परसीव किया। आप करते हो सारी चीजें रोज? डेफिनेटली। अगर मुझे मेरा विजन सुधारना है, विवेक जो एक बोलते हैं ना, एक चेतना, हम हिंदी में बोलते हैं, जहां पे एक लाइट दिखाता है, यहां पर चेतना, चेतना जगाने का एक ही तरीका है बेस्ट वर्ड में, दैट इज मेडिटेशन। मैं अगर माइंड की थॉट्स को फ्लो होने दूंगा तो 5 दिन बाद मेरा दिमाग मुझे खुद बताएगा कि सपोज यू आर वैभव, वैभव यू आर बॉर्न विद दिस टैलेंट, तुझमें ये क्षमता बहुत अधिक है, ये कम है, तुझे इस चीज में एफर्ट लेने चाहिए, तो तेरे 10% एफर्ट्स में यू विल गेन 100%। और तू इस चीज में, जिस चीज के लिए तो बना ही नहीं है, तू 1000% एफर्ट्स डाल दे, तेरे को रिजल्ट जो है वो 10% एफर्ट्स वाला ही मिलेगा। तो ये जो चेतना जब जागती है तो हम पहचानते हैं मैं कौन हूं, मेरी एबिलिटीज क्या है, भगवान ने मुझ में क्या टैलेंट दुनिया से सेपरेट या डिफरेंट दिया, और किस चीज में मुझे बेटर किया। यार जिंदगी का खेल ही तो ये है। अगर मैं ये पहचान गया मैं इस चीज में बेस्ट हूं, तो मैं फिर टॉप पे हूं। जब तक मैं दुनिया को फॉलो करके वो किस चीज में बेस्ट है उसको फॉलो कर रहा हूं, तो यार वो उस चीज में बेस्ट है, तो भगवान ने तो मुझे सेम चीज में नहीं बनाया होगा ना। जब हर एक का चेहरा भगवान ने अलग बनाया है, तो आप ये कैसे मान लेते हो कि टैलेंट में आपको सेम ही रखा होगा? करोड़ों टैलेंट है, अगर आपको भगवान ने हर एक के फिंगरप्रिंट डिफरेंट बनाया, इसका मतलब आप में भी एक वो यूनिक क्वालिटी है जो बाकी करोड़ों अरबों में नहीं है। अगर आपने उसको पहचान लिया, यू आर ऑन द टॉप। सर आपने अभी तक जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी से तो बहुत कुछ सीखा है यार। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में ट्रबल्स भी आएंगे, परेशानी भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी। खुश रहना मेरे हाथ में और दुखी रहना भी मेरे हाथ में। मैं चाहूं तो परेशानी में भी खुश रह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, मैंने देखा है वानखेड़े स्टेडियम के साथ एक हादसा हुआ। अगर आप नोट करो किसी भी अवार्ड नाइट में, वो खुद बंदा अपना मजाक बना के हंसता है, अरे मुझे तो बाहर निकाल देते, तू जा। यार वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल है। आपने उस ह्यूमिलिएशन को, फर्स्टली यू एक्सेप्टेड, देन यू टेक दैट ह्यूमिलिएशन एज ए फन। आपको उससे मोरल डाउन नहीं हुआ, आपका मोरल यहां हो गया। और शाहरुख का जो रिस्पेक्ट था मेरे लिए, सपोज जब वो एक्ट करता है, वो मेरे लिए, उसके मन में, मेरे मन में उसके लिए जो रिस्पेक्ट है वो वहां पहुंच जाता है ऊपर। सो कितनी भी परेशानी आए, हार मिले जिंदगी ने, आप जिनको चाहते हैं आपसे दूर हो जाए, कुछ भी हो, मुस्कुराना तुम्हारे हाथ में है, रोना तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो होता है ना, तेज तूफान में भी हंस सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और नहीं तो कितना ही बेस्ट तुम्हें दे दो, वहां भी बैठ के रो सकते हो। मैंने अक्सर 5 स्टार में रोते लोग देखे हैं, थड़ियों के बाहर हंसते हुए लोग देखे हैं। ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने समय दिया और बहुत सी चीज़ सिखाई, मुझे भी बहुत चीज़ सीखने को मिली। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं अभी, उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेजर। थैंक यू सो मच।